करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से। कल का हम लोग जो भी पढ़े थे उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा था कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ देखा था। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और पुडुचेरी का मनाया जाता है 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत के खिलाड़ियों ने 24 मेडल टोटल जीते हैं, जिनमें 6 गोल्ड शामिल था। भारतीय एयरटेल ने अपना नया सीईओ शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया है और भारतीय सैन्य निर्यात का शीर्ष गंतव्य अमेरिका बन गया है। इसके बाद फ्रांस और अर्मेनिया है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया और इस बार जो है फोकस स्टेट जो है वो ओडिशा चुना गया है, फोकस कंट्री तंजानिया चुना गया है। ये बेसिक डिटेल भी याद रखा करो आप। आरपीएफ ने वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। और भारत का पहला लेखक गांव देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड दिया एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके अलावा विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये तो साथियों रहे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिसका आपने 1 मिनट में वन लाइनर फॉर्मेट में किया रिवीजन। इसकी क्विज और डिटेल वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप डाउनलोड करिए। वहां से फ्री पीडीएफ सेक्शन में लॉगिन वगैरह करने के बाद अंदर जाओगे तो फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, वहां से फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज के सेक्शन मिलेगा जहां से फ्री क्विज ले सकते हो। पेड मटेरियल भी चाहिए तो वो भी बाकी के फोल्डर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह साथियों 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 3 नवंबर तक ये चलेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है ये सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, इस थीम के साथ मनाया जा रहा है और इसको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसको ये सेलिब्रेट करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। आप आजकल के टाइम पर देख रहे होगे बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि हम कभी घूस नहीं लेंगे या हम सही तरीके से काम करेंगे। विजिलेंस कमीशन का उसमें मुहर भी लगा हुआ है। तो ये वही है क्योंकि इस टाइम पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है। ठीक है, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और ये 2025 हो गया है, इसको 2024 करिएगा। ठीक है, अभी तो नवंबर ही चल रहा है भाई। 31 अक्टूबर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी आती है बीच में और ये इसी के बीच में आ जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर ऑफ होलनेस ऑफ फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ये इस बार की थीम है। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? एशियाई आर्म रेसलिंग कप यह आयोजित किया गया, इसमें पदक तालिका में भारत रहा दूसरे स्थान पर, या कहें संयुक्त रूप से उप विजेता रहा है। संयुक्त रूप से विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा कजाकिस्तान जिसके सबसे ज्यादा मेडल आए। भारत दूसरे पर रहा क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा मेडल भारत के आए। भारत ने टोटल 223 मेडल जीते हैं, थोड़े मोड़े मेडल नहीं, बहुत मेडल आए हैं, लेकिन 223 आए हैं होने के बावजूद भी दूसरे पर रहा है। 63 गोल्ड आए हैं, सिल्वर 100 आए हैं और ब्रॉन्ज आए हैं 60। 8वां संस्करण था, मुंबई में आयोजित किया गया एशियाई आर्म रेसलिंग कप। ठीक है ना, इसमें आर्मी वगैरह के जवान शामिल होते हैं और ये आयोजित किया जाता है। तो भारत का ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बाकी का नहीं ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में किसने WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता? WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट ये आयोजित किया गया और इसमें यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय भारतीय जोड़ी है और इसने महिला युगल का खिताब जीत लिया है दक्षिण कोरियाई जोड़ी को हरा करके। दक्षिण कोरिया की जोड़ी थी किम ह्यून और यू सीवुक, इन दोनों को हरा करके यहाँ पर भारत की महिला टीम ने युगल में जीत लिया है ये टूर्नामेंट। ठीक है, इटली में आयोजित किया गया था, ये दक्षिण कोरियाई जोड़ी थी यू सीवू और किम ह्यून की, ये हारी है। और इसके अलावा ये जो इसमें यशस्विनी घोरपड़े देखिए जो दिख रही हैं, ये मिक्स इवेंट में भी गई थी, हालांकि ये सेमीफाइनल में जाकर के हार गई। मिक्स इवेंट में इनके साथ थे हरमीत देसाई।
देखो 5 प्रकार के इवेंट होते हैं जब भी टेनिस वगैरह की बात आती है, टेबल टेनिस की बात हो, टेनिस की बात हो या बैडमिंटन वगैरह की हो, इसमें 5 इवेंट होते हैं। एक मेंस सिंगल का, दूसरा मेंस डबल्स का, तीसरा विमेन सिंगल का, और चौथा विमेन्स डबल का, और एक पांचवा होता है मिक्स डबल का, जिसमें एक विमेन और एक मेन होता है। ठीक है, तो ये 5 इवेंट होते हैं। तो इटली के जॉन ओयो से ये हार गई थी मिक्स वाले में, और इसमें वाले में जीत गई। अगला, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी ओर का खिताब जीता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैलन डी ओर का खिताब, ये सर्वश्रेष्ठ खिताब होता है साल का। इसको इस बार रॉड्री ने जीता हुआ है, मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए, मेंस के लिए। और एताना बानमती इस बार भी जीत गई हैं विमेंस वाला। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा बैलन डी ओर खिताब लियोनल मेसी जीत चुके हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितनी बार जीते हैं लियोनल मेसी बैलन डी ओर का खिताब। फिलहाल इस बार रॉड्री और एतना बानामती जीती हुई हैं। ठीक है, मेंस और विमेंस के लिए ध्यान रखना, दोनों ही स्पेन के हैं, स्पेन के हैं दोनों ही, लेकिन ये मैनचेस्टर सिटी में क्लब मैच में खेलते हैं और एताना बानमती बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। पुरुष का रोड्री और महिला का एताना बानमती। कोपा ट्रॉफी इस बार का मिला है लामिन यामल को, और इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब चुना गया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया है कार्लो एंसेलोटी को। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होता कि बैलन डी ओर खिताब किस खेल के लिए दिया जाता है। तो आपके लिए यह है कि ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है, यहाँ बात फुटबॉल की ही हो रही है। ठीक है ना, फुटबॉलर्स को ये अवार्ड दिया जाता है और फुटबॉल खेल के लिए दिया जाता है। ये जो क्लब का नाम मैं बता रहा हूँ ये सब फुटबॉल के क्लब हैं। फुटबॉल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आप बताओगे। पुर्तगाल के लीजेंड खिलाड़ी हैं जो कि सऊदी अरब की तरफ से अल नासर के क्लब मैच से खेलते हैं। नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी रिसेंटली इन्होंने 900 गोल पूरे किए थे। 900 गोल पूरे करने वाले पृथ्वी पर अकेले व्यक्ति हैं। दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले लियोनल मेसी हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये इनके बाद तीसरा नाम जो आता है वो सुनील छेत्री का आता है। हालांकि सुनील छेत्री जो है ये रिटायर हो चुके हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसको नाफेड का एमडी चुना गया? नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नाफेड का। तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है साथियों दीपक अग्रवाल को नाफेड का नया एमडी। एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नियुक्त किया है दीपक अग्रवाल को एमडी ऑफ नाफेड फॉर द 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। 30 सितंबर को इनको नियुक्त किया गया अस्थायी रूप से। उसके बाद अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बंसल को, जो कि सौंपा गया था मंत्रालय, और उनके साथ ये काम कर रहे थे। अभी ये परमानेंट कर दिए गए हैं। नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, और अब इनका अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला। भारत और स्पेन ने किस वर्ष को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष, देखो साथ ही साथ हमको कल्चर भी लेकर चलना है, पुरानी वाली जो अपनी व्यवस्था है उसको भी लेकर चलना है, और साथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई व्यवस्था आ रही है उसको भी लेकर चलना है। इन दोनों को एक साथ लेकर चलने के लिए वर्ष 2026 को भारत और स्पेन ने इस एआई और सांस्कृतिक पर्यटन यानी कल्चरल टूरिज्म के लिए ये वर्ष घोषित किया है। मतलब इस साल पूरा पूरा फोकस रहेगा इन दोनों देशों का इन चीजों पर। आपको याद होगा पेट्रो सेंचेज आए हुए थे, स्पेन के राष्ट्रपति हैं, भारत में आए थे। C295 विमान का टाटा में एक प्लांट बन रहा है, और वो प्लांट का उद्घाटन करने, जिसमें C295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर असेंबल होंगे। इस पर मैंने पूरा डिटेल से वीडियो दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो उसी का उद्घाटन करने के लिए दोनों लोग आए थे। साथ ही साथ में स्पेन के साथ बहुत सारे डील भी हुए, बहुत सारे समझौते भी हुए। तो ये बहुत सारे समझौते में एक समझौता ये भी था कल्चर और एआई को लेकर के, साथ ही साथ रेलवे को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और कंसुलेट स्थापित करने को लेकर के भी, क्योंकि बेंगलुरु में स्पेन अपना कंसुलेट स्थापित करेगा और भारत अपना एक कंसुलेट वहां पर स्थापित करेगा। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास वो स्थापित करेंगे और भारत अपना एक वाणिज्यिक बार्सिलोना स्पेन में करेगा। ये कंसुलेट होता है, कंसुलेट मतलब समझ लो कि जो एम्बेसी होती है उसका ही एक सब यूनिट कह सकते हो। जैसे क्या होता है कि अब पर बेंगलुरु में कोई रह रहा है स्पेन का व्यक्ति, उससे कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो दिल्ली उसको जाना पड़ेगा अपने एम्बेसी में वो करने के लिए। सारी एम्बेसीज दिल्ली में ही है ना। तो इसके लिए अलग अलग शहरों में जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं जहां पर लगता है कि ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, वहां पर कंसुलेट स्थापित कर दिया जाता है।
असेंबली का ही एम्बेसी का ही छोटा भाई कह सकते हो। ऐसे भी भारत की एम्बेसी जो रही होंगी मेन वाली तो है ही, लेकिन अब बार्सिलोना में एक कंसुलेट स्थापित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा 18 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले ये पहले स्पेनिश प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, पेट्रो संचेज जो हैं, पीएम मोदी के साथ वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया इन्होंने, और ये भारत की दौरे पर थे। बाकी मैंने सब चीजें आपको बता दी है, तो आपको वर्ष 2026 याद रखना है। ठीक, चलिए अगला, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं साथियों, कौन? ये रचेल गुप्ता बन गई हैं। रचेल गुप्ता ये अभी हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीती हैं। देखिए अलग अलग इवेंट होता है, कुछ दिन पहले मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड बताया था, मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना जिसे कहते हैं, तो ये दोनों भी याद रखना है। जैसे अभी देखो रचेल गुप्ता पहले बारे में जान ले, उसके बाद बाकी वाला रिवीजन करेंगे। रचेल गुप्ता जो है 20 वर्ष की रहने वाली है, पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं ये, और ये पहली भारतीय और तीसरी एशियाई बन गई हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली। 25 अक्टूबर को बैंकॉक थाईलैंड में इस इवेंट का आयोजन किया गया था, इसमें ये विजेता रही, भारतीय है। अब आते हैं बात अपने पिछले लाइन पर, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन में रिया सिन्हा दिख रही हैं, ये साथियों अभी मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती हुई हैं। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भविष्य में अभी ये काम आने वाली हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया, यूनिवर्स इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। और निकिता पोरवाल जो आपको बी ऑप्शन में दिख रही हैं, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड जीता है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड भी आगे जोड़ सकते हो, वर्ल्ड का अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का अवार्ड। अब इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ तो है ही है, आगे भी है। कैसे आगे है? जब मिस यूनिवर्स का जब आयोजन होगा, जो पूरे वर्ल्ड की जब इसमें आएंगी रिप्रेजेंटेटिव, तो उस मिस यूनिवर्स वाले इंडिया में, मिस यूनिवर्स वाले इवेंट में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व ये करने जाएंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया की जो विजेता होती हैं वो मिस यूनिवर्स में भारत का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। और जब मिस वर्ल्ड वाली प्रतियोगिता होगी तो उसमें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जो जीती रहती हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करने जाती हैं। यानी कि अब आगे मिस यूनिवर्स वाला जो इवेंट होगा उसमें रिया सिन्हा भारत को प्रेजेंट कर रही होंगी, और निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड वाले इवेंट में रिप्रेजेंटेशन कर रही होंगी भारत का। ठीक है, रचेल गुप्ता तो ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीती हुई हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड की शुरुआत और मिस यूनिवर्स की शुरुआत एक साल के अंतराल पर शुरू हुई है। मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ, मिस यूनिवर्स 1952 से शुरू हुआ। और यहाँ पर देखो पिछले कुछ और विजेता हैं, जैसे इसमें आपको मिस वर्ल्ड याद रखना है 2024 वाली क्रिस्टलिना प्लिसकोवा है, चेक गणराज्य की ये विजेता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको सब अन्य जानकारियां दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी आप तैयारी वगैरह करते हो, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन को नया नियुक्त किया गया है। देखिए, बीइंग अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये राकेश रंजन जी की जगह लेंगे, जो अभी 31 अक्टूबर को ही अपना स्वैच्छिक कारण या निजी कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो राकेश रंजन की जगह अब होंगे एस गोपाल कृष्णन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1975 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तमाम प्रकार के एग्जाम्स ये इवेंट कराता रहता है। एसएससी का आपका सीपीओएसआई हुआ या फिर एसएससी के द्वारा, एसएससी एक प्रकार का सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, आयोग है जो सिलेक्शन का कमीशन का काम करता है। सीजीएल हुआ, सीजीएल के थ्रू आप बहुत सारे पदों पर आप देखते हो भर्तियां, जैसे कि सीबीआई इंस्पेक्टर से लेकर इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके अलावा बहुत सारे इवेंट में यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते हैं। जितने भी क्लर्क लेवल के होते हैं जॉब्स, उसमें एसएससी का सीएचएसएल इवेंट कराता है। जितने भी और डी लेवल के जो होते हैं कि मतलब कि मल्टीटास्किंग टाइप के, तो उनके इवेंट एमटीएस के जरिए ये कराता है एग्जाम, और उनके जरिए भर्ती कराता है। तो ऐसे होता है। सीपीओएसआई के इंस्पेक्टर होता है, इनका सीपीओएसआई का एग्जाम निकाल करके कराता है। तो एसएससी जो है ये सिलेक्शन का एक कमीशन है। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम मोदी अभी जब ब्रिक्स समिट में शामिल होने रसिया गए थे, रूस के कजान शहर में इस बार आयोजित किया गया ब्रिक्स समिट, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन से मिले। व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिले और उनको झारखंड की एक पेंटिंग गिफ्ट की। और ये पेंटिंग जो है सोहराई पेंटिंग है। ये सोहराई पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। कुछ इस प्रकार से ये पेंटिंग थी जिसको गिफ्ट किया है प्रेसिडेंट पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन।
बहुत गदगद हुए। 22 से 23 अक्टूबर को ये यहाँ पर पीएम मोदी थे। आयोजन किया गया ब्रिक्स समिट से 22 से 24 का, लेकिन पीएम मोदी शाम को ही चले आए थे 23 को, है ना। पूरा किस्सा मैंने आपको ब्रिक्स सम्मेलन की वीडियो में बताया हुआ है, 2 वीडियो बना करके अच्छे से समझाया है। इंटरनेशनल रिलेशन, ब्रिक्स के क्या मायने थे, क्या इस बार का क्यों खास था ब्रिक्स समिट, ये सभी मैंने समझाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर के। फिलहाल झारखंड की ये फेमस पेंटिंग है। इसमें झारखंड के हजारीबाग जिले से ये खास सोहराई पेंटिंग बनाई जाती है स्थानीय कलात्मक परंपराओं के साथ। तो अब चूंकि ये झारखंड की है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2024 में एल&टी ने किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। एल&टी भारत की कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो। ये कंपनी अभी फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना के लिए एक ऑर्डर प्राप्त की है। मतलब वहां के परमाणु संलयन परियोजना में, प्रोजेक्ट में ये जाकर के कुछ काम करेगी, छोटा मोटा, ठीक है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर देखो, लेकिन छोटा मोटा काम करेगी मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा प्लांट नहीं बनाएगी, उसमें कुछ काम करेगी, लेकिन ये ऑर्डर अपने आप में भी बहुत बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से लेकर 2000 2500 करोड़ के बीच का ये ऑर्डर है, ठीक है ना। 1000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच का ये ऑर्डर है, बहुत ह्यूज ऑर्डर है। तो ये एल&टी जो है ITEAR टोकामक जो वहां की कंपनी है, उसके वैक्यूम वेसल के अंदर संलयन से संबंधित प्रणालियों के हार्डवेयर और संयोजन के लिए, असेंबली के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी विकसित करने में ITER संगठन की मदद करेगी। ये प्लाज्मा संचालन को नियंत्रित कर सके, इसके लिए एल&टी की मदद ले रहा है। यह ऑर्डर दक्षिण फ्रांस के कैडारचे स्थित विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना में वैक्यूम वेसल के साथ बंदरगाहों और जटिल भागों में संयोजन के लिए की जा रही है। तो एल&टी का यहाँ क्रिटिकल रोल होने वाला है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट पाया हुआ है। एल&टी की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो की, तो स्थापना 1946 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं SN सुब्रमण्यम। क्लियर। ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो आजकल, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और MZT ऐप पर इसकी क्विज और PDF बिल्कुल फ्री में दी जाती है, तो MZT ऐप आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, 17वां भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता, तो भुवनेश्वर ने जीता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, 2014 से हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाते हैं। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, जिसकी याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। और एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, ये भी आप बता दीजिएगा साथ ही में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए पार्टनर कंट्री किसे चुना गया है, पार्टनर स्टेट किसे चुना गया है, ये भी बताइएगा दोनों, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।